नमस्कार। संगीत एक विषय के रूप में आज हम इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जब हम संगीत की बात करते हैं तो हम संगीत सुनना, संगीत का अभ्यास करना, गाना या वादन करना या नृत्य, इन विधाओं को लेकर हम जो है अपनी सोच को आगे बढ़ाने लगते हैं। वैसे भी पंडित शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर में कहा है कि गायन, वादन और नृत्य ये तीनों जो हैं संगीत की परिभाषा को जन्म देते हैं। यानी संगीत में गायन भी है, वादन भी है और नृत्य भी है। इस परिभाषा को ही लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब विषय की बात आती है तो विद्यार्थियों को या जिज्ञासु जितने भी हैं उनको ये प्रश्न मन में उठना बहुत स्वाभाविक है कि संगीत को एक विषय के रूप में कैसे लिया जा सकता है, या यदि हम संगीत को एक विषय लेते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है। हम सुनते आए हैं कि संगीत तो साधना है, संगीत एक तपस्या है, या संगीत मन की शांति के लिए है, मन के आनंद के लिए है, संगीत स्वयं को स्वयं से जोड़ने के लिए है, या संगीत ईश्वर आराधना के लिए है, संगीत ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, या संगीत किसी भी प्रकार की रस निष्पत्ति यानी किसी भी प्रकार के भाव जिन्हें हम इमोशंस भी कहते हैं उसके उजागर के लिए या उसको प्रकट करने का एक माध्यम भी है। हम कुछ भी कहें, लेकिन है तो संगीत जो मन को अच्छा लगता है। और आज के समय में हम संगीत को मात्र मन को अच्छे लगने वाली एक साधन के रूप में या आनंद की प्राप्ति के लिए एक साधना के रूप में हम इसको लेने के अलावा अपने करियर को भी संगीत में बना सकते हैं। तो जब बात आती है करियर की, तो संगीत एक विषय के रूप में क्या है और क्या इसको विषय के रूप में लेने पर अन्य विषयों की तरह पढ़ा जा सकता है, या अन्य विषयों की तरह क्या इसमें भी अपने करियर के अलग अलग स्कोप हैं, या विषय के रूप में लेने पर हमें इससे क्या प्राप्ति होगी, क्या हमारी साधना कम हो जाएगी, या क्या हम उस चीज़ से, उस मार्ग से अलग हो जाएंगे, या हम इसकी तुलना अन्य विषयों तक कर सकते हैं। अन्य विषयों से हम इसको, जैसे अन्य विषयों में पढ़ाई की जाती है उसी प्रकार का अध्ययन क्या इस विषय में हो सकता है और उससे हमें क्या मिलेगा। ये बहुत से प्रश्न हैं जो विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं। जब हम संगीत की बात करते हैं तो मैं इसको एक श्रृंखला के रूप में आज से इसका शुभारंभ करती हूँ, क्योंकि हमारे देश में अभी इस समय नई शिक्षा पद्धति जो है वो लागू हुई है, और इस नई शिक्षा पद्धति में कला संस्कृति को बहुत महत्व दिया गया है। स्वाभाविक है, किसी भी देश की संस्कृति से ही उस देश के बारे में जाना जा सकता है। कला और संस्कृति किसी देश के जो धरोहर है और उस धरोहर को संभालना, उसका संरक्षण करना और उसको आगे की पीढ़ी को देना हर नागरिक का जो है अपना दायित्व है। तो एक शिक्षक के रूप में, या कहें एक विद्यार्थी के रूप में, या एक शोधार्थी के रूप में, या हम कहें कि अध्ययन करके एक जिज्ञासु के रूप में इस विषय को जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम इसका आनंद भी उठा पाएंगे और तभी हम इससे कुछ प्राप्त करके अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति हम कुछ अपना दायित्व भी निभा सकते हैं। जब कला और संस्कृति की बात आती है तो वहाँ पर संगीत के बिना कुछ नहीं, यानी अधूरा कहेंगे हम उसको। कला और संस्कृति में एक बहुत मुख्य भाग जो है वो संगीत का आता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि गायन, वादन और नृत्य तीनों मिलाकर संगीत होते हैं।
अब प्रश्न उठता है, संगीत एक विषय के रूप में क्या है, या इसको एक विषय के रूप में लेने पर क्या करना पड़ता है, और एक विषय के रूप में लेने पर इससे हमें क्या प्राप्ति होगी। ये 3 अलग अलग जो हैं प्रश्न हैं जो विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि संगीत एक विषय के रूप में क्या है, या संगीत एक विषय के रूप में कैसे लिया जा सकता है, संगीत एक विषय के रूप में लेने पर विद्यार्थी को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, संगीत एक विषय के रूप में लेने पर विद्यार्थी को क्या क्या अध्ययन करना पड़ता है। तो विषय के रूप में संगीत जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना गया है, विशेषकर आज के संदर्भ में। हम जब आज की बात करते हैं तो इतिहास को हम भूल नहीं सकते। पहले जो परंपरागत चीजें चली आई, आज उसको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए हमें बहुत सी जो है मार्ग हमें दिए गए हैं। तो उसी में से एक मार्ग है संगीत का। संगीत विषय के रूप में अन्य विषयों की तरह ही एक विषय है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इसको बहुत महत्वपूर्ण विषय माना गया है। मैं आज के संदर्भ की बात बार बार कहती हूँ, क्योंकि आज के दौर में हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी जो किसी न किसी विषय पर अध्ययन कर रहा है जो उसकी रुचि का विषय है, उसके अलावा उसकी कहीं न कहीं एक रुचि कला और संस्कृति के प्रति भी होती है, और विशेषकर संगीत के प्रति, क्योंकि संगीत एक ऐसा विषय है जो आपको न केवल आपकी बौद्धिक जो आपकी जिज्ञासा है उसको पूर्ण करता है, बल्कि आपको मनःस्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रखता है। आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते उसको एंजॉय भी करने लगते हैं, और एक तरह से हम कहें कि एक थेरेपी के रूप में भी ये विषय बहुत ही महत्व का है। तो संगीत विषय में आप क्या पढ़ते हैं, या संगीत विषय कैसा है, यहाँ पर मैं कुछ बातें जो आज के समय में एक विषय के रूप में इसको देखा जाता है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में संगीत जो है वो एक मुख्य विषय, जैसे अन्य विषय होते हैं जिसमें ऑनर्स की डिग्री जो है वो मिलती है, उस रूप में भी संगीत एक मुख्य विषय के रूप में म्यूजिक ऑनर्स करके भी जो है वो पढ़ा जाता है। और इसके अलावा प्रोग्राम यानी बीए प्रोग्राम में भी संगीत अन्य विषयों की तरह एक विषय के रूप में लिया गया है। ये तो हुई 2 महत्वपूर्ण जो उसकी धाराएं, जहां पर विद्यार्थी पूरी तरह से जो है संगीत का विद्यार्थी है या संगीत को पढ़ता है। इसके अलावा एक और विषय है जिसको हम जेनेरिक के रूप में जानते हैं, और ये जेनेरिक ऑनर्स कोर्सेज के लिए भी है और बीए प्रोग्राम के लिए भी है। ऑनर्स कोर्सेज के लिए जेनेरिक यानी अन्य विषयों के जो विद्यार्थी हैं, जैसे कोई मैथ्स ऑनर्स कर रहा है, इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है या इकोनॉमिक्स कर रहा है, यदि वो चाहे तो वो संगीत को एक ऑप्शनल यानी संगीत विषय जो है एक जेनेरिक विषय की तरह ले सकता है, जिसमें कि वो साथ साथ संगीत विषय को भी पढ़ता है और सीखता है। इसके अलावा स्किल एनहांसमेंट करके जो सैक है, स्किल एनहांसमेंट विषय के रूप में भी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो इसका है वो संगीत का एक विषय के रूप में भी दिया गया है, जो कि प्रोग्राम के विद्यार्थी जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं इस विषय को लेने के लिए। तो आज मैंने इस विषय पर विशेष तौर पर अपना एक लेक्चर रखा है, क्योंकि विद्यार्थी बहुत से जो होते हैं वो उनको ये पता नहीं होता, या वो कई बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं जिस समय वो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स लेते हैं और जिस समय वो ऐसे विषय को लेना चाहते हैं। तो विषय जो संगीत है वो इन अलग अलग धाराओं के अंतर्गत जो है संगीत को विषय के रूप में लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं संगीत को विषय में के रूप में लेने पर हमें क्या पढ़ना पड़ता है, हमें किस प्रकार से संगीत को हम कैसे एक विषय के रूप में लें।
तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बताऊंगी और उसके साथ साथ ये बताऊंगी कि संगीत में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम अपने लगातार अपनी लेक्चर सीरीज़ में आपको संगीत के हर पहलू जो भी हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से है, उसको तो हम बताते ही हैं। लेकिन विद्यार्थी कई बार ऐसे भी होते जो संगीत विषय के नहीं होते, या जिन्होंने ऑलरेडी अपना करियर किसी न किसी विषय को लेकर अपना बनाया है, उनके लिए संगीत किस प्रकार से लाभप्रद है या वो किस प्रकार से संगीत का भी अध्ययन कर सकते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। तो थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेते हुए संगीत जो है, भारतीय संगीत की हम बात करें, उत्तर भारतीय संगीत की बात करें, तो इसकी जड़ें वैदिक काल से ही हैं और वैदिक संगीत से ही संगीत की जड़ें जो है वो आगे एक चलती गई और एक वृक्ष के रूप में जो है वो आगे फलीभूत हुई। तो हम संगीत के इतिहास को लेते हुए उससे लेकर वैदिक समय से लेके आगे भरत काल, या हम कहें कि वैदिक संगीत के बाद रामायण काल, महाभारत काल, भरतकालीन संगीत, आपके मतंग मुनि के समय का संगीत, फिर आपके पंडित शारंग देव के समय का संगीत, या उस समय उन्होंने जो अपने ग्रंथ में अपने समय से पहले का, अपने समय का जो संगीत बताया, ये सब इसके विषय में हम आपको बताएंगे। मुख्य रूप से हम इसको बताते क्योंकि ये इतिहास है, इसके बारे में विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद मध्यकाल, यानी कि जिस समय संगीत का बहुत ही, जो वर्तमान संगीत है इसका कहीं ना कहीं जोड़ जो है ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो मध्यकाल को भी लेते हुए हम संगीत को अध्ययन करते हैं। और उसके बाद जो आधुनिक काल या वर्तमान समय में संगीत की स्थिति है, इसको लेते हुए हम अध्ययन करते हैं। तो ये तो विद्यार्थी को एक बहुत संक्षिप्त रूप में जो है संगीत विषय के बारे में बताया। संगीत विषय के दो मुख्य पहलू हैं, पहला उसका क्रियात्मक पक्ष और दूसरा उसका शास्त्र पक्ष। क्रियात्मक पक्ष यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, शास्त्र पक्ष यानी उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। क्रियात्मक एस्पेक्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को थ्योरी बताते हैं कि ये कार्य करने की प्रणाली ये है, उसकी विधि ये है, उसका एक सिस्टम है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसी प्रकार से उन्हीं को जब प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, जब प्रैक्टिकली गा बजा कर बताया जाता है, तो उसका क्रियात्मक पक्ष हो जाता है। तो संगीत का जो विषय है इसको दो भागों में बांटा जाता है, क्रियात्मक पक्ष और शास्त्र पक्ष। जो ये दोनों आपस में पूरी तरह से संबंधित हैं। तो ये दोनों जो है विषय के मुख्य पहलू हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं संगीत की, तो संगीत में विशेष तौर पर भारतीय संगीत या शास्त्रीय संगीत या उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की हम बात करते हैं। हम इसके साथ साथ उपशास्त्रीय संगीत के बारे में भी पढ़ते हैं और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत हम सुगम संगीत और लोक संगीत के बारे में भी विद्यार्थियों को बताते हैं। संगीत के इस विषय के रूप में लेने पर शास्त्रीय संगीत पर हमारा मेन फोकस होता है, यानी जिसे हम क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं। शास्त्रीय संगीत यानी ऐसा संगीत जो कि शास्त्र से बद्ध हो। उपशास्त्रीय संगीत जहाँ शास्त्र से बद्ध तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ प्रयोग भी किए जा सकते हैं जो कि मान्य हो, या जो कि उतने ही प्रयोग जो कि उसको एक सुंदर रूप प्रदान करे, ना कि उसके रूप को ही बिल्कुल बदल दें, क्योंकि ये भाव रूपी यानी भावों की अभिव्यक्ति यहाँ पर जो है उस पर आधारित है। तो उपशास्त्रीय संगीत में शास्त्र, देखिए उप और शास्त्रीय, इसमें शास्त्रीय संगीत तो है लेकिन थोड़ा बहुत उसमें हम कुछ मिश्रण उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सुगम संगीत आता है। इसके बाद सुगम संगीत में गीत, गज़ल, भजन ये आते हैं, जिसमें कि चित्रपट संगीत भी उसमें शामिल है। और इसके बाद आता है लोक संगीत यानी लोगों का संगीत, जिसे हम फोक म्यूजिक के रूप में भी जानते हैं।
जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते आए हैं, हमारे घरों में, हमारे अलग अलग प्रांतों में, उत्सवों पर, पर्वों पर, कोई मंगल कार्य पर, यानी जीवन की दैनिक दिनचर्या में जो अलग अलग कार्य होते हैं उनसे संबंधित जो गीत हैं वो लोक संगीत में आएंगे। तो लोक संगीत मतलब लोगों का संगीत, इसीलिए तो इसको लोगों का संगीत कहा जाता है, क्योंकि लोक से जुड़ा है। यहाँ हम नहीं कह सकते कि किसने इसको बनाया। ये बहुत सरल होते हैं, बहुत स्पष्ट होते हैं, इनकी जो विषय होते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं, यानी वो बड़े फोकस्ड होते हैं कि ये जो लोकगीत है ये क्या कृषि से संबंधित है, या ये लोकगीत किसी मंगल कार्य से संबंधित है, या ये लोकगीत किसी पर्व से संबंधित है, या ये लोकगीत किसी विशिष्ट कोई भाव से लेके या विशिष्ट किसी एक दृश्य से लेकर, या विशिष्ट किसी एक मौसम से लेकर, या विशिष्ट किसी एक कार्य से लेकर संबंधित है। तो ये लोकगीत के अंतर्गत आता है। हम जिस विषय को पढ़ते हैं, जब हम संगीत को पढ़ते हैं तो संगीत विषय में हम अधिकतर हमारा फोकस जो है, या मेन फोकस हमारा शास्त्रीय संगीत ही रहता है। तो विद्यार्थियों को शास्त्रीय संगीत जो है वो पढ़ना पड़ता है। आपको ये लग रहा होगा कि शास्त्रीय संगीत को पढ़ा कैसे जाता है। शास्त्रीय संगीत विषय के रूप में लेने पर आप कभी कभी ये सोचते होंगे कि भाई इसमें हमने कहा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है और इसमें थ्योरेटिकल भी है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्या पढ़ना पड़ता है भाई? कोई साइंस है, ये साइकोलॉजी है जिसमें कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ संगीत में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी जो कुछ भी हम कह रहे हैं उसको गायन के द्वारा या वादन के द्वारा प्रस्तुत करना। हमारा शास्त्रीय संगीत जो है वो रागदारी संगीत है, यानी रागों पर आधारित संगीत। तो विद्यार्थी जब एडमिशन लेने आते हैं तो उनको एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैडम हम इसमें सीखेंगे क्या। अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि मैडम हम इसमें पढ़ेंगे क्या। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो शास्त्रीय संगीत है ये रागदारी संगीत है, यानी इसमें रागों को सीखना पड़ता है। रागों को सीखना यानी राग क्या है, अगली जिज्ञासा आती कि राग क्या है। राग का मतलब एक सरल भाव में कहूँ कि स्वर, यानी सारे गा मा पा धा नी, इनसे इनके जोड़ तोड़ से मिलाकर एक ऐसी रचना बनाई जाती है, यानी उनको एक ऐसे पैटर्न दिया जाता है जो कि सुनने और गाने में बहुत अच्छी लगती है और एक भाव को जो है वो प्रकट करती है। ये तो एक साधारण सी एक परिभाषा है। मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ बिल्कुल एक ऐसे विद्यार्थी के लिए जिसने शायद कभी संगीत की कोई एक का प्रशिक्षण नहीं लिया, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, तो मैं कहूँ कि एक विशिष्ट तरह की ट्यून जिसे कहा जाए, विशिष्ट तरह की धुन जिसे कहा जाए, जो कि यदि हम उसको बहुत करीब से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें कुछ स्वर समुदाय हैं, कुछ स्वर हैं जिनको मिलाकर एक बहुत खूबसूरत सा गुलदस्ता तैयार किया गया है। और वो खूबसूरत गुलदस्ता जो है वो हमारे मन को अच्छा लग रहा है। तो परिभाषा यदि इसकी देखी जाए तो स्वर और वर्ण से विभूषित एक ऐसी रचना जो चित्त का रंजन करे। अब यहाँ तो इसको मैंने एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन आपको बता दी, परिभाषा आपको बता दी कि स्वर और वर्ण से विभूषित एक ऐसी रचना जो चित्त का रंजन करे, जो कि हमको सबसे पहले बृहद्देशीय ग्रंथ है जिसमें कि मतंग मुनि ने इसको सबसे पहले राग की परिभाषा की। लेकिन एक संगीत का विद्यार्थी, जो नया विद्यार्थी आएगा, वो यदि स्वर और वर्ण से विभूषित एक ऐसी रचना जो चित्त का रंजन करे इसको सुनेगा तो उसको ठीक है, कुछ कुछ उसको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी उसके मन में एक जिज्ञासा होगी कि आफ्टर ऑल ये है क्या। तो मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बताऊं कि हमारे 7 स्वर हैं, सारे गा मा पा धा नी। इन 7 स्वरों में सा और प तो बिल्कुल वैसे ही होते, शुद्ध होते हैं, इसलिए उनको अचल कहा जाता है, जो अपनी जगह से कभी भी आगे पीछे नहीं जाते, ये अचल हैं और इसीलिए ये इनका शुद्ध रूप ही लिया आता है। इसके अतिरिक्त रे ग ध नी,
ये स्वर जब अपनी जगह पर मिलते हैं तो ये शुद्ध होते हैं, और जब थोड़ा सा जगह से हटते हैं तो ये इनकी ये टेंडेंसी होती है कि ये अपनी जगह से जब अपना स्थान छोड़ते हैं तो थोड़ा नीचे की तरफ ये खिसकते हैं। तो जब नीचे की तरफ कोई स्वर जाता है तो हम उसको कहते हैं कोमल होना, स्वरों का कोमल होना। तो इसका मतलब कि रे, ग, ध, नी, ये 4 स्वर या तो शुद्ध होते हैं या कोमल होते हैं। तो शुद्ध तो ठीक है, जैसे सा और प शुद्ध है, ऐसे रे, ग, ध, नी शुद्ध भी हैं। तो इसके अतिरिक्त इनके जो एक और रूप है वो है 4 कोमल स्वर, यानी रे, ग, ध, नी कोमल भी हैं। अब यहाँ पर सा और प और रे, ग, ध, नी शुद्ध मिला के 6 स्वर हो गए, और रे, ग, ध, नी का कोमल स्वरूप देखा जाए तो एक अलग से हम कहें कि वो 4 कोमल स्वर हो गए। अब मध्यम एक ऐसा स्वर है जो या तो शुद्ध होता है या अपने स्थान को जब छोड़ता है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसकता है, यानी हम उसको कहते हैं तीव्र होना। तो वो तीव्र हो जाता है। इसका मतलब म जो है या तो शुद्ध होगा और जब अपना स्थान परिवर्तन करेगा तो नीचे कभी नहीं आएगा, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो अपनी जगह से जब थोड़ा सा मध्यम ऊपर खिसकता है हम उसको कहते हैं तीव्र होना, जिसे इंग्लिश में शार्प भी कहते हैं। तो तीव्र मध्यम भी उसका एक स्वरूप है। तो जहां हमने रे, ग, ध, नी जिस कैटेगरी में रखा उसके बगल में हमने तीव्र मध्यम भी रख दिया। इसका मतलब ये 5 जो स्वर हैं रे, ग, ध, नी कोमल और म तीव्र, ये एक अलग तरह की कैटेगरी स्थापित करते हैं, और हम इस कैटेगरी को कह देते हैं चल स्वर या विकृत स्वर। चल मतलब जो चल रहे हैं, तो 5 स्वर चल रहे हैं। ये अलग बात है कि रे, ग, ध, नी चलकर नीचे चले जाते हैं और म चलकर ऊपर चला जाता है, लेकिन चल 5 स्वर रहे हैं, इसीलिए इन स्वरों को चल स्वर कहा जाता है। और सा और प अचल हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये जो चल स्वर है रे, ग, ध, नी और म, इनको विकृत स्वर भी कहा जाता है। विकृत मतलब जिसमें विकार आ जाए, जिसमें कुछ चेंज हो, कुछ बदलाव आए। तो रे, ग, ध, नी में और म में बदलाव आ रहा है, स्वाभाविक है कि अपने स्थान से ये नीचे ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसे इनके स्वरूप को लेते हुए 5 विकृत स्वर हैं, और जो शुद्ध मध्यम है वो उन 6 शुद्ध स्वरों के साथ जाके उसके साथ जाके मिल जाता है। तो वो जो शुद्ध स्वरों की जो संख्या है वो 7 हो जाती है। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये 7 स्वर हैं। अब इन 7 स्वरों की दुनिया अलग है। इनके साथ साथ रे, ग, ध, नी और म तीव्र, रे, ग, ध, नी कोमल, ये 5 स्वरों की दुनिया अलग है। अब हम 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वरों को लेकर जब हम चलते हैं तो ये कुल मिलाकर 12 स्वर बन जाते हैं। और इन 12 स्वरों पर जो है प्रयोग करके अलग अलग ट्यून्स में कहूँ या स्वर समुदाय में कहूँ, या एक ऐसी रचना बनाई जाती है जो कि एक बहुत खूबसूरत पैटर्न को जो है वो उसका रिजल्ट सामने हमें आता है। उसको एक बहुत सुंदर जो है एक स्वरगुच्छ जो है वो प्रस्तुत करता है। और जब हम उसको बार बार गाते हैं, बजाते हैं, तो एक तरह का भाव उत्पन्न होता है मन में, और वो यदि मन को अच्छा लग रहा है, देखिए मेरे इस पॉइंट पे विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि यदि वो मन को अच्छा लग रहा है, वो हमें सूद कर रहा है, सूदिंग एक फीलिंग दे रहा है, हम कहते हैं प्लीज कर रहा है, हमें एक तरह से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि वो अच्छा है, सुनने में अच्छा है, एक भावपूर्ण है, तभी वो एक राग का स्वरूप लेता है, और तब हम उसको कहते हैं एक राग। और वैसे शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो वो रंग है। तो विद्यार्थी लोग राग की परिभाषा को तो जानेंगे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। विद्यार्थी लोग इस तरह के अलग अलग स्वर गुच्छ जो हैं, उनसे जो बनकर जो अलग अलग पुष्प सामने आते हैं, अलग अलग गुलदस्ते सामने आते हैं, वो उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी उनको गाकर या बजाकर उनको सीखते हैं, और उसी के विषय में जो है उसका क्रियात्मक पक्ष को का ही शास्त्र पक्ष जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब मैंने जो आपको थ्योरेटिकल बताया कि जैसे कि सा से लेकर नी तक शुद्ध स्वर है, तो ये उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया।
और इसमें रे ग ध नि कोमल और मध्यम तीव्र है, उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया, यानी मैं उसका शास्त्र पढ़ रही हूँ। और जब मैंने कहा कि ये राग है, तो राग में इन स्वरों के अलग अलग जो है पैटर्न्स जो हैं उनको बनाया जाता है, और उन पैटर्न्स को ये देखा जाए कि वो एक भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो मन को अच्छे लग रहे हैं, तो मन का रंजन कर रहे हैं, तो तब हम उसको कहते हैं ये एक राग है। और इस प्रकार के जो राग हैं इनका अध्ययन जो है हम करते हैं। राग और ताल, ताल का अध्ययन करते हैं, वो रागों में अलग अलग क्या चीज़ है और तालों में क्या चीज़ है। नहीं, सुर और ताल संगीत के दो अभिन्न अंग हैं। सुर यानी स्वर और ताल, ये दो अभिन्न अंग हैं। हम कहते हैं कि अपने सुर को साधो और अपने ताल को साधो, तो ये हमें शास्त्र पक्ष में भी जानना ज़रूरी है और हमें क्रियात्मक पक्ष में भी जानना, यानी थ्योरेटिकली ऑल्सो वी शुड हैव द नॉलेज एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो। हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के हम नहीं कह सकते कि हम उस विषय को जानेंगे, हमको उसका प्रैक्टिकल, जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली गाकर या बजाकर जो है हम उसको देखते हैं, तभी तो वो पता चलता है कि वो वाकई में हमें आया कि नहीं आया। तो एक विषय के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। अब जब हम इसकी बात करते हैं रागदारी संगीत की, तो रागदारी संगीत में राग क्या है इसके बारे में जानना, और इसकी थ्योरी में राग क्या है, राग का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी हम आपको बताते हैं। तो संगीत एक विषय के रूप में जो इसके स्टेप वाइज मैं आपको बता रही हूँ, इसको जानना जो है विद्यार्थी के लिए बहुत ही लाभप्रद है, तभी वो उस विषय को ले पाएगा और इस विषय को वो अच्छे से कर पाएगा। संगीत में और एक बात है कि जब हम कहते हैं कि इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं कर सकते। यदि मैं कहती हूँ कि राग भोपाली का ये स्वरूप है, ये आरोह अवरोह है, ये इसके वादी संवादी है, न्यास के स्वर हैं, गायन समय, तो मेरा ये बोलना आपको बहुत ही शुष्क महसूस हो सकता है। आप कहेंगे ये तो एक बेसिक नॉलेज है, किसी भी बुक में हमें मिल सकती है, हम कहीं पे भी गूगल, आजकल तो गूगल से बहुत चीज़ें, इंटरनेट में बहुत कुछ है, लेकिन जब इसको हम प्रैक्टिकली इसको गाते बजाते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये है क्या। हम कहते हैं अभ्यास करो, उसकी इम्पोर्टेंस हमें तब समझ में आती है और विषय भी तब बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, सहज रूप में समझ में आना शुरू हो जाता है। तो रागदारी संगीत को हम, यानी शास्त्रीय संगीत को हम यहाँ पर सीखते हैं जब हम संगीत को एक विषय के रूप में लेते हैं। विषय के रूप में लेने के अंतर्गत संगीत में हम रागों को सीखते हैं, तालों को सीखते हैं और सांगीतिक इतिहास के बारे में भी जानते हैं, और उसको लेकर आगे किस प्रकार से हमारा संगीत कैसे डेवलप हुआ, कैसे विकसित हुआ, उसके विषय में भी हम जानते हैं। एक शब्द आता है वॉइस कल्चर। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं वॉइस कल्चर के बारे में हमने यहाँ पर आर्टिकल पढ़ा, बहुत से सेमिनार्स होते हैं, बहुत से लोग उसके विषय में जो हैं लिख रहे हैं, बहुत कुछ उसके बारे में हमें सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलता है। तो वॉइस कल्चर विशेष तौर पे गायन के विद्यार्थियों के लिए विषय को दो भागों में भी बांटा जाता है। पहला है गायन, दूसरा है वादन, और किसी विश्वविद्यालय में नृत्य का भी एक विभाग है। तो इस तीन उसमें जब हम लें तो गायन और वादन की मुख्य बात इसलिए कर रही क्योंकि रागदारी संगीत इन दो शैलियों में जो है वो डेवलप हुआ है, और रागदारी संगीत को हम, चाहे हम गायन के द्वारा चाहे हम वादन के द्वारा, रागदारी संगीत को यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से समझा जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। नृत्य एक अलग विधा है। ये अलग बात है कि नृत्य के लिए गायन भी और वादन का भी सहयोग लिया जाता है, और बाकी नृत्य की जो अपनी विशिष्टताएं हैं वो तो हैं ही। तो आगे इस विषय, ये नृत्य एक अलग विषय के रूप में, कभी एक नृत्यांगना या नृत्य का जो विशेषज्ञ है वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। विश्वविद्यालयों में
और कॉलेजेस में संगीत एक विषय के रूप में गायन और वादन में अधिक है, और इसी पर विद्यार्थी अपनी ग्रेजुएशन से लेके अपने रिसर्च तक जो है इसका अध्ययन करते हैं। आगे और इसके विषय में आपको और डिटेल से मैं आपको बताऊंगी।